अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अजीजी ने इधर आते हुए रास्ते में 1.5 लीटर अपने स्कूटर में पेट्रोल डलवाया है और इधर टाइम पे अल्लाह के फजल से पहुंच गया है। सिर्फ ये मसला एक ज़हन में फंसा रहा है सारे रास्ते कि हमारे महल्ले में लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। यार हमारे महल्ले में एक सदीक साहब रहते हैं। एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ। ये दुनिया का हर वाकया तुम्हारे मोहल्ले में क्यों रूनुमा होता है? दुनिया का हर वाकया मेरे महल्ले में नहीं रूनुमा होता। मैं सारा दिन अपने महल्ले में रहता हूँ। अच्छा, इसलिए जो मेरे सामने होता है मेरे ज़हन में फंस जाता है। हर महल्लेदारी है, बिल्कुल महल्लेदारों का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ये जो जरूरी है। सदीक साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं पता है क्या पाइयो है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। अच्छा चाइना से माल मंगवा के इधर बेचते हैं। ओ वो अपने बेटे के साथ लड़ रहे थे कि बेटे ऐसे ना करो, अब बाहर अपने गेट के पास कुर्सियां डा के बैठे हुए उसको कह रहे थे कि चाइनीज जुबान सीखो, तुमने आगे बिजनेस संभालना है। अच्छा तो बिजनेस जो है वो अब चाइना में करने के लिए चाइनीज जुबान आनी चाहिए। मैं पास से गुजर रहा था, मैंने कहा जनाब ऐसी कौन सी बात हो गई है, क्यों हमारे भतीजे से लड़ रहे हैं? आगे से मुझे बड़े प्यार से कहते हैं जा दफा हो यार, सानू गल कर। प्यार ही होता है ये सदीक साहब का। गुस्से में तो वो मारना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा नहीं सदीक साहब हुआ क्या है? कहते हैं यार ये तुम जाहिल से बंदे हो, जुबानों की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा मुझे जाहिल कह रहे हैं? मुझे अल्लाह के फजल से 10-12 जुबानें फर फर आती हैं। अच्छा कहते हैं सुनाओ अंग्रेजी। मैंने कहा फर 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 फर। कहते हैं चाइनीज सुनाओ। मैंने कहा फर 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 फर। मैंने कहा मुझे 10-12 जुबानें फर फर आती हैं। आगे से हंसना शुरू हो गए। कहते हैं ये तुम्हें नहीं पता चाइनीज जाने जबान जो है वो चीन जाने के लिए कितनी जरूरी है। सदीक साहब कहते हैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं एक चाइनीज अस्पताल में गया उधर चीन में, मेरा एक दोस्त उधर एडमिट था। तो कहते हैं मुझे चीनी जुबान कोई नहीं थी आती। मैं जाके अपने दोस्त के पास खड़ा हो गया। जो उस बेड के साथ एक बंदा लेटा हुआ था वो कोई चाइनीज ही था, चीन का ही बंदा। कहते हैं वो चीनी जुबान में मुझे कुछ कहता रहा, मुझे समझ ही नहीं आई। बेचारा मेरे सामने तड़प तड़प के फौत हो गया। मुझे वो जुबान आती होती तो मैं उसको बेचारे को बचा ही लेता। तो मैंने कहा आपने किसी से पूछा नहीं कि ये क्या कह रहा था? कहती है नहीं, काफी देर कहता रहा, पीचो मोचो पोकोचो मोचो। कहते हैं 10-12 मरतबा उसने कहा, उसके बाद बेचारा फौत हो गया। कहते हैं फिर मैंने एक बंदे से पूछा, वो चाइनीज जानता था और पाकिस्तानी था। मैंने कहा इसका क्या मतलब है चीको पोचो मोचो पोचो? कहते हैं इसका मतलब है कि मेरे ऑक्सीजन वाले पैप के ऊपर तुम खड़े हो, पीछे हट जाओ। कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आई, मैं उसके ऑक्सीजन वाले पैप पे खड़ा था, उसकी ऑक्सीजन बंद हो गई, बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो कह रहे थे कि इसलिए मैं अपने बेटे को कहता हूं कि बेटे चीन कारोबार अगर करने जाना ही है तुमने तो चीनी जबान जरूर सीखो। तुमने सदीक साहब को क्या मशवरा दिया? मशवरे के अलावा मैं तो उनको एक देने लगा था। और मैंने कहा आप अपना बेटा हाथ से गुआ रहे हैं, उसको क्यों चाइनीज जबान सिखा रहे हैं? अपनी जबान से अच्छी चीज और कौन सी हो सकती है? अपनी जबान छोड़ के सिर्फ चाइनीज जबान सीखी जा सकती है यार नहीं, मगर एक बंदे को अपनी जबान आती है, उस पे बस फख्र होना चाहिए, उसी पे बस मेहनत करें, ठीक है? अपनी जबान पर फख्र जरूर होना चाहिए, लेकिन दूसरों की जबान सीखने में तो कोई कबाहत नहीं है। और ये दुनिया में एक जरूरत बनती जा रही है और इस जरूरत को हमें जल्द या बदेर तस्लीम कर लेना चाहिए। एक तल्ख हकीकत है, तल्ख भी क्या है, ये एक हकीकत है कि हमें दूसरों की जबान या सेकंड लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जो दुनिया में चलन है। हम आज हमारी औकात क्या, हमारी बिसात क्या। इंग्लिस्तान एक वक्त था कि यूरोप की दीगर जबानें सीखने में या अपने बच्चों को दूसरों की ज़बानें सिखाने में हद तक महसूस करता था। आज वही इंग्लिस्तान जो है वो उसको यानी इस बात की फिक्र लायक है कि हमारी नई नस्ल जो 61% से ज़्यादा जो बरतानवी बाशिंदे हैं वो यूरोप की दीगर कोई एक दूसरी ज़बान नहीं जानते, कोई भी दूसरी ज़बान नहीं जानते। और उन्होंने अब इसके लिए कमीशन बनाया है कि अपनी आइंदा नस्ल को दूसरी एक कम अज़ कम ज़बान यूरोप की ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि यूरोप की जो ज़बानें हैं वो अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। मोर देन 50% अल्फाज ऐसे हैं अंग्रेज़ी के जो स्पेनिश और लैटिन से लिए हुए हैं, तो उनको ये बहुत आसानी है। लेकिन वो इस आसानी से
कमा को फायदा नहीं उठा सके, लेकिन अब वो परेशान है। नहीं तो उनको परेशान होना चाहिए, उनको तो चलो सीखनी चाहिए, हमें क्या जरूरत है? हमें ये तुम क्या कह रहे हो कि हम क्या और हमारी औकात क्या? ये बरतानिया की क्या औकात है? मैं तजारत के हवाले से यार तजारत के हवाले से भी क्या है? बरतानिया अल्लाह के फजल से हमारा मुकाबला वो कर सकते हैं। पाकिस्तान जितनी तरक्की कर गया बरतानिया सोच भी नहीं सकता। अच्छा। जाओ जाके किसी गरीब से गरीब मोहल्ले में किसी माड़े से माड़े घर का दरवाजा खोल के देखो, अंदर बेड़े में 15-20 बच्चे बैठे हो, ऐसे मिट्टियां लगी हुई, नक वग रहे, दौड़े भजे फिर रहे होंगे। और बरतानिया में अल्लाह माफ करे बड़े से बड़े घर का भी दरवाजा खोलो, आगे को 98 साल की एक माई बैठी बेचारी क्रीम मल रही होती है हाथ पे, पर एक छोटा सा कुत्ता बिस्कुट खा रहा होता है। बाकी सारा घर से इंसान खाक तरक्की की है उन्होंने। तरक्की ये होती है कि भरे हुए घर, वाह वाह। ऐसे ही बोलते यार, इंग्लिस्तान में कई ऐसे कमीशन, कई ऐसे इदारे मौजूद हैं जो मुसलसल ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि इंग्लिस्तान में एटलीस्ट 11 ऐसे महकमे मौजूद हैं जो जहां पे उन लोगों के लिए जो दूसरी जबान जानते हैं अंग्रेजी के अलावा, उनकी तनख्वाह 10 से 20% ज्यादा है। अच्छा जनाब, और ये जरूरत का मामला है। जो दूसरी जबान है, अपनी जबान पर फख्र बिल्कुल करना चाहिए, उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए, उसके फरोग के लिए काम भी करना चाहिए, उसकी बका के लिए भी जदोजहद करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो तजारत की जबान है, जो कारोबार की जबान है, वो पूरी दुनिया में फरोग पा रही है। देखो, अक्सर जो हमारे कारोबारी लोग हैं वो अपने एक एक बच्चे को जरूर चाइनीज जबान सिखा रहे हैं। ये आज से 10-15 साल पहले इसका नामो निशान भी नहीं हमने कभी सुना था या देखा था चाइनीज जबान का। नहीं, अगर तरक्की करने के लिए जरूरी है तो फिर तो वाकई जरूरी है, सीखनी चाहिए। देखो ना, हम अपने कारोबारी मफादात के लिए चाइनीज जबान सीखने पर मजबूर हैं, जबकि चाइनीज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। लेकिन चाइना के लोग अब तेजी से अंग्रेजी सीखने पर मजबूर है। जब से उनके यूरोप और अमेरिका के साथ तजारती रवाबत बढ़े हैं, वो तेजी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। जाहिर है पैसे कमाने के लिए सीख रहे हैं ना लोग। जब नौआबादियात का निजाम था तो अंग्रेज ने यहां आके उर्दू बोली, उर्दू सीखी। हम लोगों ने अंग्रेज से मुतासिर होकर अपनी जरूरत समझते हुए अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक है, तुम भी इधर अपने चैनल पे और अपने प्रोग्राम में ये सिस्टम बढ़ाओ ना कि जो बंदा दूसरी जबान सीखेगा हमसे, उसमें पैसे उसके बढ़ जाएंगे। तो तुम दूसरी जबान सीखो, बढ़ा देंगे। तो चलो ठीक है, फिर बढ़ाओ पैसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नाजरीन, यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। यार पैसे बढ़ाओ, ऐसे ना करो, तुम्हारी मेहरबानी है। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को 288 असलहा लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। यार वैसे ये मीडिया का वतीरा ही बन गया हुआ है, ये राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ खबरें ढूंढना। अच्छा, कौन से उन्होंने लाइसेंस दे दिए हैं जी? अजीज साहब 288 असलहा लाइसेंस दिए हैं। ये असला लाइसेंस कहां से हो गए? नून लीग के मुकाबले में उनके लैपटॉप की टक्कर में उन्होंने पानी वाली बंदूकें बांटी हैं बच्चों में। वो को 150 सौ थी, उसके साथ मेरा हाल 35 को उन्होंने वो गोली वाली बोतलें मंगवाई थी। उनकी खुलने की आवाज ये ठा 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 आती है। उसमें लोगों ने समझा कि शायद ये भी असला ही चल रहा है, लाइसेंस वाला है। राजा साहब तो इतने भोले आदमी है, असले से वो इतने चालू है। उन्होंने तो अपने छत के ऊपर पानी वाली टैंकी नहीं रखवाई हुई। उन्होंने कहा कि ये टैंकी जो है ये टैंक की बीवी होती है, असले से मुझे नफरत है, ले जाओ इसको। वो तो इतने सीधे बंदे हैं राजा परवेज अशरफ साहब। अजय देवगन की फिल्म नहीं देखते? अच्छा? वो कहते हैं इसके नाम में गन आता है, मुझे असले से नफरत है, ले जाओ परे। अच्छा, एक दफा दोस्त ले गए, यार शीधा पिस्तौल लगी हुई है, देख ले। शीधे तक देखी है, जब पिस्तौल शुरू हुई है निकला है उठ के। उन्होंने कहा बस मैं नहीं देखता पिस्तौल। यार ये चाय वाला कोफ क्या होता है? कहती है नहीं, क्लाशन कोफ और चाय वाला कोफ एक ही चीज है, मैंने नहीं इसमें चाय पीनी। बहुत ही सीधे बंदे हैं राजा साहब, सारी जिंदगी पिस्ता नहीं खाया कि ये पिस्तौल के अंडे होते हैं। हाय हाय खुदा का खौफ करो। वजीर आजम साहब ने इलेक्शन कमीशन के अहकाम हवा में उड़ा दिए, तुम्हें मजाक की सूझ रही है?
राजा साहब वो मीडिया वाले नहीं मान रहे जनाब, मैंने तो बड़ा ही और लगाया। आपको मुझसे ज्यादा वड्डियां बोंगियां मारने वाला बंदा ढूंढ लेंगे। मशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम का कहना है कि ओगरा मुल्क दुश्मन इदारा बन चुका है जिसने सुई नॉर्दर्न और सदर्न को दिवालिये के करीब पहुंचा दिया है। वाह जी वाह डॉक्टर आसिम साहब, अपनी नालायकी आप में से कोई बंदा ना माने, दूसरों पर ही डालते जाएं। सुई गैस ओगरा जिम्मेदार है, पेट्रोल महंगा हो गया, आलमी मार्केट के बेड़े गर्क हो गए, लोड शेडिंग होती जा रही है, पिछली कुम्मा जिम्मेदार है, उन्होंने डैम ही नहीं बनाए, ला कानूनियत, मोटरसाइकिल डबल सवारी और मोबाइल फोन जिम्मेदार है, ये तीनों मुल्क दुश्मन हैं। हाँ दहशतगर्दी ये मीडिया जिम्मेदार है ही नहीं, ये हमें बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। भाई जी हुकूमत की बैड गवर्नेंस अदलिया जिम्मेदार है जी, रस्ते में रोडें अटकाती है, हम कहां से गुड गवर्नेंस दिखाएं जनाब। हाय, अवाम पर फायर करने के लिए इन लोगों को कंधा मिल जाता है, दूसरे कंधे पे रख के अवाम पे फायर करते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, सारे यहाँ पे मुल्क दुश्मन है, सिर्फ एक की मुहिब्बे वतन है, उसका नाम है डॉक्टर आसिम। वाह वाह वाह, सामने सलाम। चलो डॉक्टर साहब हम चले जाएं बेशक किसी और मुल्क में। सदर जरदारी की लाहौर आमद, नए तामीर होने वाले बिलावल हाउस में 1 माह तक कयाम करेंगे, सियासी सरगर्मियां भी मुतवक्को। अच्छा जी, वाह जी वाह, जरदारी साहब वेलकम जनाब, महीने के लिए लाहौर तशरीफ लाए हैं जी, बड़ी खुशी हुई है जनाब, हम आपको बड़ा बड़ा वेलकम कहते हैं, लाहौर आए हैं आप। मैंने इस्तकबाल करने भी आना था, मेरे पास 5 रुपए वाले नोटों वाला हार भी पड़ा हुआ है, मगर वो आपने 5 रुपए का नोट ही बंद करा दिया जनाब, डॉलरों वाला हार मेरे पास है नहीं, इसलिए फिर मैं आया नहीं इस्तकबाल करने आई। बहरहाल जनाब मैं ज़बानी कलामी आपको वेलकम कहता हूँ। वो क्या कहता है शायर, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, मैंने धरती कली करा दे मन चल सारी रात। सॉरी, अब खुशी से मिसरे मिक्स हो रहे हैं जनाब। आप जनाब इधर एंजॉय करें, लाहौर में खाएं पिए, यहाँ पे खाबे बड़े बड़े आला मिलते हैं। निहारी खाने को दिल करे अगर जनाब तो पैसा अखबार जाइएगा, वहां पे निहारी बड़ी आला मिलती है, वैसे पार्टी के अंदर भी अच्छी निहारी है। हलीम खाने को दिल करे तो पार्टी लीम बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा। मुर्ग चने अगर खाने हो तो जनाब आप लक्ष्मी चौक तशरीफ लाइएगा। अगर कढ़ाई को दिल करे तो यार यहाँ पे शीफा लाहौर होटल के सामने, हाय हाय हाय, वो ऐसे ऐसे करके मदारी भी करके दिखाता है, बड़ा वहां पे दिल लगता है खाना खाते हुए, मक्खन फेंक के जब ऐसे करता है ना तो आग सी निकलती है बीच में से। अगर रौ पीने को दिल करे जनाब तो पंजाब यूनिवर्सिटी नहर के ऊपर कैंपस में 2-3 रेड़ियां, नहीं यार उधर तो जमाती है लड़की होती है। आप रौ पीने के लिए जनाब ये मेयो अस्पताल के बाहर लंडे के कोटों की मार्केट है, उसके सामने भी रेड़ी लगी हुई है, वो भी अच्छी ठंडी और मीठी रह देता है। और अगर छोटे पावे खाने को जी चाहे तो जनाब सवाले चौक पानीफा 6 पावे पकाता है। हरीसा खाने को दिल करे तो ग्वाल मंडी पहुंच जाए, नहीं ग्वाल मंडी ना ही जाइएगा, चूंकि सारी नून लीग से भरी हुई है। हाँ उधर तो खुसरा भी गुजर रहा होता, हाय सदके जावा नवाज शरीफ, तो इसलिए उधर ना जाइएगा। हरीसा रहने दे आप, वो ना खाएं, एहतियात करें, डॉक्टर भी कहते हैं कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और जनाब अगर तीले वाली कुल्फी खानी हो तो वो शाल भी अच्छी बिकती है। और अगर बर्फ वाला गोला आजकल तो नहीं होता मेरा ख्याल, सर्दियां। और यार बताओ, जरदारी साहब आए हैं यार, मेन्यू बताओ। बाकी चीजें तुम मुझसे पूछ के ऑफर कर रहे हो, सर्दियों में रॉ कौन पीता है? जरदारी साहब ये मीडिया वाले आपको खाते पीते नहीं देख सकते। लाहौर के नए सीसीपीओ ने कहा है कि पुलिस का रिवायती कल्चर खत्म करके कंप्यूटर कल्चर को तरजीह देंगे। हेलो नवे आ गए सीसीपीओ साहब, नवे आ गए होने नमस्ते बात। ओ भाई अमजद सलीमी साहब बहुत ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर है। ओ भाई तरीक चौक के वेख लो, ये ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ही हमें सियापा डालते हैं। वो पहले हाजी बेबरमान साहब से टेढ़ घटाओ, हद हो गई यार, पुलिस के साथ टेढ़, कितनी अजीब बात लगती है। टेढ़ के बगैर पुलिस ऐसे ही है जैसे घोड़े के बगैर टांगा जा रहा हो। अब वो नए सीसीपीओ साहब कंप्यूटर कल्चर लेके आना चाह रहे हैं। ले आओ जी, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ जी, ले आओ, ले आओ, तुसी भी नाल रल जाओ, ले आओ, ले आओ जी कंप्यूटर कल्चर ले आओ। ए कंप्यूटर ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾ ਡਾਕੂ ਲਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ असर करता, असर करता। हद हो गई, पुलिस का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है यार?
15 साल हो गए हैं मेरे बड़े बेटे ने कंप्यूटर खरीदा हुआ है, 15 साल से मुझे सिखा रहा है, मुझे आज तक कंप्यूटर में फिल्म लगानी ही नहीं आई, कल्चर में कहां से लगा। हद हो गई है वैसे कंप्यूटर कल्चर, बहुत अच्छे कंप्यूटर। ओए ललते आजा भाई आजा, रहने दे, कंप्यूटर ही काम करेगा। मेरे पुत्र भैया थे सीसीपीओ साहब जाने ते कंप्यूटर जाने, आपस ही रहो जी तुसी एक दूजे नाल डायरेक्ट, असी विच आउंदा ही नहीं। एसएचओ भी कंप्यूटर ही लाओ। हर सब कला अल्लाह जानदा जनाब साहब 15 सालां च सिर्फ एक बारी मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कीता जी। अच्छा ओदा सीसीपीओ अगे रख के छोटे कीमे दे कोफ्ते पके सन, ओदे उत्ते रख के मैं खादे वो भी सिर्फ इस गलों के मैं यार छोटे कीमे दे, पर तुहाडी ने मेहनत बड़ी कीती, मैं यार मैं इधर उधर देख पवे कोफ्ता ओदे उत्ते मैं रख के कोफ्ते बस खादे जी करे। इस तो अलावा यकीन करो तुसी मैं मेरी वाकफियत नहीं यार कंप्यूटर नाल। वो तो मैं जो खान दिया कोफ्ते नाम मुराद बाहरों आया एकदम कहंदा अब्बू जी तुसी सीसीपीओ ते कोफ्ते लाते, मैं डर गया, मैं सीसीपीओ में फौरन सलूट कीता है। ओ मैं कहा मैं अल्लाह मैनू माफ कर दे यार, मैं उतल ही ना हो जावां, मैं सीसीपीओ ते कोफ्ते ही रखते नहीं चौके नहीं चौके थो सर सीसीपीओ नहीं सीपीयू। आहो जी ओही जी, मैनू की पता की हुंदा कंप्यूटर। और मैनू तो मुंडे तो गुस्सा ही बड़ा नाम मुराद ते एसएचओ दा पुत्र जे ते कंप्यूटर ले गया, मैनू कहंदा मैं नाल मॉनिटर भी ले आया। ओ मैं कहा तेनू पैसे दा घाटा नाम मुरादा, पैसे जिन्ने मर्जी ला, मॉनिटर क्यों लाया, नाल टीचर ले गया। कितना बुरा लगेगा यार, कंप्यूटर पे ओदे च एफआईआर दर्ज होण दी, हद हो गई है। क्या बुराई है? और रौनक मुक जाएगी यार, खुदा दा ना जे थाने जी की करदे हो पे, मुद्दई आया होवे खलोता होवे बेचारा साहिल उथे फोटा रख के जो ऐं करके लकीर खिंचदा, अल्लाह दे ता अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, चीर के रख देंदा है। इत्थों ही पैसे वादे जी कर हो गया, पैसे बढ़ते क्या मतलब? मेरा मतलब है केस मजबूत होता है जनाब। अच्छा। कंप्यूटर कल्चर को मामूली चीज नहीं होती। सर मेरे मुंह निकल गया, माफ कर देना जनाब। नजरिया लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि एक चीज जो सामने आ जाती है कौम के भी और मुल्क के भी और हुक्मरानों के भी, उसकी तरफ तवज्जो देते हुए हम लोग इतना लेट क्यों कर देते हैं, या क्या सोचते रहते हैं हम। ये कुछ दिन पहले भी मैंने अखबार में पढ़ा, किसी खातून के चेहरे पे किसी बंदे ने लड़ाई झगड़े के नतीजे में तेजाब फेंक दिया। ये कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान में ये वाकयात बेशुमार हो चुके हैं। जिस तरह ये जो पतंगबाजी थी वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेस भी था, मगर चूंकि उसकी वजह से चंद जाने गई हैं तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये जो तेजाब फेंकना है खातून के चेहरे पे, इसकी वजह से तो वो पतंगबाजी से ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बावजूद आज तक ये तेजाब की खरीदो फरोख्त में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। बिल्कुल आसानी से दस्तयाब है, जिस किस्म का तेजाब चाहे, जितना तेजाब आप चाहें आप खरीद सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि पतंगे बेचने वाले मस्कीन आदमी थे और ये तेजाब बेचने वाले को तगड़े लोग होते हैं। बात मस्कीन की है, तगड़े होने की नहीं है। इस बात मुल्क में यही तो मसला है, मस्कीन और तगड़े का, और तो दूसरा मसला ही कोई नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने इस दरिंदगी के खात्मे के लिए या इससे निमटने के लिए लोगों में कोई अवेयरनेस पैदा नहीं की, आगही के लिए कुछ नहीं किया। मीडिया ने भी प्रॉपर अंदाज में अपना रोल प्ले नहीं किया, इसको एक इंतहाई काबिल नफरत फेल नहीं बनाया। मगर तुम कहना ये चाह रहे हो कि ये जो हुक्मरान है ये सिर्फ उस चीज की तरफ ध्यान देते हैं जिस पे मीडिया को तवज्जो दे या को लोग रौला डाले, फिर करते हैं। एक और मामला भी है कि ये जो तेजाब फेंक कर खास तौर पर खवातीन के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है, मर्दों की भी कमी नहीं है, यानी मर्दों को भी तेजाब फेंक कर झुलसाया जाता है, लेकिन बहुत जो बड़ी गालिब अक्सरियत है वो खवातीन की है। मेरा ख्याल है कि इस मामले में एक खामखा की सोसाइटी में तफरीक पैदा कर दी गई है, इसको चंद एनजीओज का मसला बना दिया गया। हालांकि एनजीओज का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है यार। किसी खातून के चेहरे पर तेजाब फेंक देना, यानी हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जीते जी मारने वाली बात है, बल्कि वो दुआएं मांगती हैं वो खवातीन कि हमें या अल्लाह मौत दे दे। हाय हाय हाय, मैं समझता हूँ कि जो मर्द हजरात इस तरह का काम करते हैं, मर्द की चीज के वो खुश रहे हैं। बिल्कुल मुराद देखो ना, जो चीज को ऐसी दूसरे तरीके से को नहीं मसला हल होता तेजाब फेंक दिया। बको अक्ल वाली बात करो, अल्लाह ताला ने चेहरा बनाया हुआ है तुम्हारा भी और उसका भी, जिसके चेहरे पे तुम तेजाब फेंक रहे हो। ये कौन सी इतनी आकड़ खानी है यार, ये कौन सा बदला लेने वाला।
اور یہ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ این جی اوز جو بن گئی ہوئی ہیں اس حوالے سے کئی جو کام کر رہی ہیں, جو زیادہ مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ این جی اوز جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ فنڈ اکٹھا کرنے کا ایک بنا لیا ہوا ہے ذریعہ, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور این جی اوز جو ہیں انہوں نے بھی واقعی فنڈ اکٹھا کرنے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا. بالکل, یعنی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھی بعض این جی اوز کام کر رہی ہیں. تمام این جی اوز جو اس حوالے سے کام کر رہی ہیں ان کا مطمع نظر بہرحال پاکستان کی بدنامی نہیں ہے, لیکن ایسی این جی اوز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو اس تمام ایشو کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کرنے کا باعث بن رہی ہے. حالانکہ یہ جو منحوس کھیل ہے یہ صرف پاکستان میں تو جاری نہیں ہے, یعنی اس حوالے سے جو بین الاقوامی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ایسڈ اٹیکس کے حوالے سے, وہ پاکستان کا نام سر فہرست نہیں رکھتی. بنگلہ دیش اس میں پاکستان سے آگے ہے, کمبوڈیا پاکستان سے آگے ہے, افغانستان پاکستان سے آگے ہے, فلپائن میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. پاکستان کا جو نمبر ہے اس فہرست میں وہ غالباً 6 یا 7ویں نمبر پر ہے. اور یورپ اور امریکہ میں خود, یعنی امریکہ کی جو ریاست کولمبیا ہے اس میں ایک سال کے دوران 100 کے لگ بھگ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں عورت کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. 100, اور کم و بیش اتنی تعداد پاکستان میں. اور وہاں پر بھی جو یعنی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ خاتون کسی کے عشق میں گرفتار ہوا جاتا ہے اور پھر اس کے حسن سے, یعنی اس کی خوبصورتی کو ختم کرنے کے لیے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری نہیں بنی تو میں چھڑنا کسی کا بھی نہیں ہے. بالکل یہی ہے نا, یہ کون سی مردانگی ہے یار. ویسے یہ واقعات اب کچھ زیادہ ہو گئے ہیں, پہلے اتنا سننے میں نہیں آتا تھا. یہ مکروہ کھیل کوئی آج کی بات نہیں ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھو تو سینکڑوں سال سے یہ پریکٹس جاری ہے. یہ خواتین کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اب اپنی ایک انا کی تسکین کرنا یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے. یا یہ اشفاق نقوی صاحب کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, پاپ بیتی, آپ بیتی نہیں پاپ بیتی, اس میں وہ اپنے والد صاحب کی یادداشتیں تازہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بٹوارے سے کچھ عرصہ پہلے ایک بمبئی کی ایک بہت مشہور خاتون تھی جس کے حسن کے چرچے پورے ہندوستان میں تھے, ممتاز بیگم, اور جو ہندوستانی ریاست اندور کا مہاراجہ تھا وہ اس کے عشق میں گرفتار تھا, لیکن وہ کراچی کے ایک سیٹھ کے ساتھ انوالو تھی. تو مہاراجہ اندور نے چند غنڈے بھیج کر ممتاز بیگم کو کراچی سے اغوا کرنے کی کوشش کی. وہ اغوا کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوئے, تو اس کے ممتاز بیگم کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کو جھلسا دیا تھا, اور وہاں پر اچھے خاصے مظاہرے شروع ہو گئے. اور ان عوامی مظاہروں کے بعد بالآخر وائس رائے نے اندور کے مہاراجہ کو ان کے تخت سے ہٹا دیا تھا. ہاں, انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے کمینگی کو آج کی نہیں ہے, بہت پرانے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں. ہے کمینگی. ہاں ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اس ہفتے کی مخبریاں پیش کریں. ڈش میری طرف نہیں شروع کریں, تم نے کہا تو پھر تمہیں سناؤں گا نا. ڈش ہائے 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 ہائے. لاجی جو پہلی مخبری آپ کو سنانے لگا ہوں وہ جو ہم تجارت کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, اور بڑی میل ملاپ اور دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس حوالے سے ذرا غور کر لیں اس مخبری پہ. اگو تہاڈی مرضی, میں تو تمہیں پتہ ہے اپنا سکوٹر سٹارٹ کر کے کک مار کے گھر چلا ہی جاتا ہوں. لو جناب, ادھر ایک اروند سکسینہ صاحب تھے جو اب چلے گئے ہیں انڈیا واپس. ادھر کاؤنسلر تھے انڈین امبیسی میں, پاکستان میں تعینات تھے انڈیا کی طرف سے ان کی امبیسی میں. اروند سکسینہ صاحب, کاؤنسلر صاحب, کیا بتایا میں نے؟ سنا میں ہاتھوں پہ سوٹیاں بھی مارتا ہوتا ہوں. اروند سکسینہ, اروند سکسینہ, پھر کو اروند سکسینہ, تاکہ ساری قوم کو یاد کرا دوں نا میں. لو جی, جو یہ اروند سکسینہ صاحب ہیں, یہ جانے سے پہلے کچھ دن پہلے, 3 4 5 6 دن پہلے, انہوں نے اپنی, ان کی گڈی تھی ہونڈا سیوک فیریو, اس کا انہوں نے سودا کیا $5,900 میں ایک پاکستانی بندے کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ بھائی جی $1,000 مجھے ایڈوانس دے دو, باقی پیسے جاتے ہوئے میں تمہیں گڈی دے دوں گا اور لے بھی جاؤں گا پیسے. یہ ہے جب گڈی دوں گا تو پیسے لے جاؤں گا. لو جی, اروند سکسینہ صاحب $1,000 لے کے ہو گڈی کھلار گئے ہیں ادھر اپنی امبیسی میں. اور وہ جو بیچ میں ڈیلر پڑا ہوا تھا نا دونوں بندوں کے, اور ڈیلر کو جاتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ بات سنو, میں ہوں سفارتکار,
सफारतकार की ताकत का तुम लोगों को रेमंड डेविस से ही अंदाजा हो गया होगा। वो जो बंदे से मैंने $1000 लिया है ना, उसको कहो कि ले गया हूं मैं $1000, जा कर ले जो करना ही। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जी जनाब। अच्छा। गड्डी अपनी वहां कहीं गैब करके तो $1000 लेके चले गए, और जिस बंदे ने गड्डी लेनी थी, जिसने $1000 लिया था, वो अब मेरा ख्याल है रेमंड डेविस को खत लिख रहा होगा कि तेरा छोटा भरा कहीं गैब हो गया, उसका पता बताओ। या फिर मेरा ख्याल है बेचारा किसी नुक्कर में बैठ के गा रहा होगा, $1000 जो मुड़ के देखे कहीं से कोई सदा ना आई। यार अदरीस ये गाना काट देना यार, बहुत बसरा गाया मैंने। पहले बड़ा तुम लता मंगेशकर की आवाज में गाते थे। ये दिन भी देखना पड़ा। इदरीस के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। हद हो गई यार, बस ये प्रोड्यूसर ना होता इधर फड्डा शुरू हो जाना। मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर ताकतवर बंदा होता है, मुझे कहीं शिटान कर स्कूटर से निकले। चले अगली मुखबरी सुना दे जी साहब। हद हो गई है यार अदरीस साहब, यार ऐसे तो नहीं यार, खुदा के लिए यार। दूसरी डिश 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 डिश, ये मैंने अदरीस का भी बीच में गुस्सा निकाला। अब ये रहा मुखबर मेरा स्पोर्ट्स का सामान लेके आया है। ओहो। लो जी, मुखबर बताता है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने मिसबाउल हक को बताया कि भाई जी आपका कोच मुकर्रर किया जा रहा है जनाब इंजमामुल हक साहब को, जिस पर मिसबाहुल हक साहब ने आगे से गुस्से से कहा कि ओवर माय डेड बॉडी। जी जनाब। इसमें मुखबर ये बताता है कि जब अंजमामुल हक साहब अपना कप्तान थे, तो मिसबाहुल हक तो उस वक्त भी माशाल्लाह 40-45 साल का था, उसके साथ भी खेलता रहा। उन दिनों ही इनके को थोड़ी सी आपस में कुछ चपकलश पाई जाती है, उधर से लेके आज तक। अब माशाल्लाह मिसबाहुल हक साहब जो हैं वो दादे पड़दादे बन चुके हैं, मगर आज तक खेजनी इनकी निकली हो है, इसलिए गुस्सा कर जाती है। डिश 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 सियासी मुखबरी है। पहले वाला स्टेमिना रहा नहीं तुम में अब यार। डिश 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 डिश। अब तो आप गुस्सा ही कर गए। गुस्सा क्यों ना करूं, वो देखो तो सही। गुस्सा दिलाने की बात करता है, दिल जलाने की बात करता है, स्टेमिना की बात करती। हद हो गई यार, मुझे स्टेमिना सुना रहे हो। अल्लाह के फजल से आज भी 60-70 बर्तन और कोई 100 कपड़ा 1.5-2 घंटे में धो के वो मारता है। और मैं किसी को नहीं कहता कि निचोड़ के दियो मैं सुकने डाला, निचोड़ता भी खुद तो और ऊपर तक सुकने भी खुद डाल के आता। माशाल्लाह। ये क्या मैंने कहा? अदरीस साहब, सर ये काट देना, आपकी मेहरबानी है। अब वो भी कुछ नहीं कहेंगे। ठंडा हो गया। लो जनाब, जो अगली मुखबरी सुना रहा हूं वो ये है, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ ना जी, उसके को 3-4 दिन के अंदर अंदर सिंध में मुस्लिम लीग नून, फंक्शनल लीग, JUI और 2 बड़ी कौम परस्त सिंध की जमातें जो हैं, ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी। इनमें शामिल होगा एक पीपल्स पार्टी का ग्रुप, जिसमें काफी MNA MPs हैं, और सफदर अब्बासी साहब और नईद खान साहबा भी उसमें शामिल हो। अच्छा। वो सारे जनाब इत्तेहाद कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। इस सिलसिले में नहीद खान साहबा और सफदर अब्बासी साहब जो हैं, उनकी पीर पगाड़ा साहब मोहतरम से मुलाकात भी हो चुकी है। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, मुर्शद मत तमाने डालता रहता हूं, आप फिक्र न किया करें। मेरे मुर्शद के शहर की जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अरबों रुपये की मालिक है, बड़े फंड है उनके पास। तुम्हारे मुर्शद की बदौलत यार वजीर आज़म रहे हुए हैं, ऐसी कौन सी बात है, वो फंड दे सकते हैं अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने शहर की को। लो जनाब, वो जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
उसके एक एम्प्लॉय ने उस अथॉरिटी के हेड को, चेयरमैन को एक दरखास्त दी है, बल्कि 2 दरखास्तें दी हैं, जिसमें उसने बताया कि कुछ गबन हुए हैं जनाब। कोई 14 करोड़ का गबन है और एक शायद 16 करोड़ का गबन है। चूंकि मुखबर मेरा मस्कीन आदमी है, उसे करोड़ अच्छे याद नहीं होते। कहता था कोई 1-2 करोड़ उतरे थले कर लेना, मैंने कौन सा पल्ले से देने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम निकल जाओ। लो जनाब, ये जो 2 दरखास्तें उसने दी हैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड को, एक एम्प्लॉय ने, कि ये 2 जनाब गबन हुए हैं, उस पे वो हेड साहब ने एक्शन लेने की बजाय उस एम्प्लॉय बेचारे की तनख्वाह बंद हो गई हुई है जी। ओहो, यूनियन वालों ने उसे फैंटी भी लगा दी। हंसने वाली बात नहीं होती, यूनियन जब मार रही होती है ना, वो कुछ देखते नहीं, बहुत जालिम तरीके से मारते हैं यूनियन वाले। हमारे मोहल्ले में यूनियन बन गई थी, ये आड़ू मोटार नईमा कैंची नाम मुराद ने मुझे बहुत मारा था। अच्छा। मैं सिर्फ ये कह बैठा था कि यार यहाँ पे पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। बस ये सुनते ही उन्होंने मेरी बाजियां लगवानी शुरू कर दी। हसीना मैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये देखो, अभी मैंने कहा मेरी मुखबरी खत्म हो गई। अभी थी। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं मसाइल की दलदल में घिरे हुए पाकिस्तान रेलवे के एक मुलाजिम, ट्रेन ड्राइवर जनाब इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये जो आपने कहा कि मसाइल की दुनिया में घिरे हुए, ये जरा आप ज्यादा कर गए हैं जुनैद साहब। सिर्फ ये महकमा ही नहीं मसाइल की दलदल में फंसा हुआ, ये बंदा बेचारा भी आजकल फंसा हुआ है। ओहो, खैरियत? वो तारीख पे गया हुआ था जी कचहरी, मेरे पे एक मुकदमा हो गया हुआ है। मुकदमा हो गया? हाँ खैरियत? जी। और जी ये वाइल्ड लाइफ वाला जो महकमा है ना, ये वाइल्ड हयात महकमा, इन्होंने मुझ पे केस कर दिया। किस चीज का केस कर दिया? ओ जी बस आपको क्या बताऊं जुनैद साहब, मेरे महकमे ने, रेलवे वालों ने, अफसरों ने मुझे कहा कि इस्माइल, वो कागज पे लिख के दिया मुझे कि वो जो फलान ट्रेन खड़ी है ना, जाके उसे चलाओ। अच्छा। मैं जनाब फौरन पहुंचा, मैंने तो ऑर्डर सुनना था। वो ट्रेन कई सालों से खड़ी थी बेचारी, चलने फिरने से आवाज़दार, चुप चुपीती उधर सुनसान जंगल में खड़ी। मैंने तो जाकर पहले उसे सलाम मारा, तो ट्रेन ने खुद भी मुझे कहा कि पा इस्माइल झट बनाने सुमरे किस दौड़ने। मगर मुझे चूंकि अफसरों का ऑर्डर था, मैंने आधा पौना घंटा लगा के उसे स्टार्ट कर लिया है। अच्छा। जब स्टार्ट हो गई है तो हुजके से उसे लगे हैं जनाब, गेयर में डाल के मैंने जब हार्न बजाया है तो चल पड़ी है। अच्छा। मगर एक हलचल सी पूरी रेलगाड़ी में पड़ मच गई। क्या बताऊं, मुझे तो ये अंदाजा ही नहीं था। रेलगाड़ी कई सालों से खड़ी थी, अंदर जनाब उसमें परिंदे अंडे दे गए हुए थे। ओए होए। गेयर बक्स में तोतों ने अंडे दिए हुए थे। इतनी पुरानी खड़ी थी वो रेलगाड़ी के कब्बों ने भी उधर अंडे दे दिए, और मैं हैरान हो गया कि कब्बों के अंडे भी काले होते हैं। वो हुजके के साथ जब ट्रेन चली है ना जी, तो अंडे सारे नीचे गिर के टूट गए। मुझे क्या पता था कि ये क्या तूफान मचने वाला है। वो जनाब पहले तो वाइल्ड लाइफ वाले आगे मुझे कहने लग गए कि इस्माइल तू अंडे पी गए। और मैंने कहा मैं इतना जालिम परिंदा नहीं हूँ, मुझे क्या पता यार, मैं ऐसी ज्यादती नहीं कर सकता। बड़ी तगो के बाद उनको पता चला कि अंडे नीचे गिर के टूट गए। उन्होंने मुझ पे केस कर दिया, वो तो मैं भुगत ही रहा हूँ, मगर साथ मैंने अपने रेलवे अफसरान को एक बड़ा अच्छा मशवरा भी दिया। क्या? और मैंने कहा कि देखें, ये जो रेलगाड़ियां आपकी खड़ी हैं, इनमें पोल्ट्री फार्म आप खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें परिंदे बड़े अपने आप को महफूज समझते हैं और अंडे बहुत ज्यादा देते हैं। अगर हम इन रेलगाड़ी के बोगियों में ये पोल्ट्री फार्म खोलने शुरू कर दें तो हम इस स्कीम के तहत को 10 अरब रुपए का गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज भी ले सकते। मेरा ये आइडिया सुन के रेलवे के सारे अफसरान अंगुष्ठ बदंदा हो गए, दांतों में उंगलियां ले ली उन्होंने। मुझे कहते इस्माइल तुम इतने अक्लमंद आदमी हो। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, कई आइडिया बैठे हुए हैं मेरे ज़हन में, मैं जो वेला बैठा रहा हूँ तो फिर आइडिया ज़हन में बैठते रहे। और मैंने कहा हुजूर ये जो पोल्ट्री फार्म हमने खोलने हैं बोगियों में, इसमें जितने भी अंडे पैदा होंगे उधर ही हम डाइनिंग कार में उबाल के तो रेलगाड़ी में ही बेच सकते हैं। रेलगाड़ी में आप बेचेंगे किनको? मुसाफिर तो होंगे नहीं। ओहो, ये सवाल उन्होंने भी किया था। वेल डन, बहुत अच्छे। अल्लाह वो सीएसएस अफसर थे, उनमें कही ये तो मेरा ख्याल सीएसएस नहीं है,
یہ سوال ان میں سے بھی ایک بندے نے کیا ہے. میں نے کہنے لگا مجھے کہ بھائی یہ انڈے خریدے گا کون ہے, مسافر تو کوئی ریل گاڑی پہ چڑھتا نہیں اب. میں نے کہا جناب ہم خود ہی ایک دوسرے کے آگے بیچیں گے اور خود ہی کھائیں گے. آگے سے کہنے لگا یار واٹ از دس نانسنس. میں کہا جی دس از ناٹ نانسنس. وہ سر کیوں نہیں کر رہے, دیکھو یہ ریلوے جڑی ہے سونے دی مرغی, یہ بھی تو پہلے رل کے اسی کھانے نہیں ہیں, یہ انڈے کھا لیں گے تو کیڑی گل ہے. بڑا خوش ہوئے, خوشی نال ہارن وجان لگ پے, ٹپن ہی لگ پے سارے افسر کے. یار ویری انٹیلیجنٹ مین. ان کا یار بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, بات ہی ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ اسماعیل ہے سمجھدار, اسے یہاں پہ انجن نہیں چلانا چاہیے, اسے تو ملک چلانا چاہیے. جتنے کھانے کے اس کے پاس آئیڈیاز ہیں یہ ملک چلا سکتا ہے. اسماعیل صاحب واقعی ریل گاڑیوں کا تو یہی حال ہے, ساری کھڑی ہیں. ہاں جی ساری کھڑی ہے بیچاری. حالانکہ کبھی ریل گاڑی میں اتنی رونق ہوتی تھی, اس پہ گانے بنتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ گڈی آ گئی اسٹیشن تے پر ہٹ وے بابو سنو مایا ویکھن دے. گانا پہ یہ ہے مگر بدل گیا ہوا ہے, اب اس طرح ہو گیا ہوا ہے گڈی آ گئی اسٹیشن تے دفع ہووے مایا گڈی چل دی ویکھن دے. چونکہ گڈی تو کبھی کبھی چلتی ہے, مایا تو ادھر ہی کھجل ہو رہا ہوتا ہے. مایا کون ہے؟ یہ مایا جی جڑا ریلوے اسٹیشن تے پکوڑے لاتا ہے, اور ایسا کو مستقل مزاج پکوڑے والا جے کو 1.5 سال پہنے کلو پکوڑے تلے سا جی. گریس چ تلے سن نام مراد نے. تیل لے آیا پکوڑے کڈن واسطے, تیل سر نو لا لیا تے جیڑی ریڑی نو گریس لانی سی اودے پکوڑے کڈ لے سو, اور ایسے مضبوط پکوڑے کڈے سو جدے کے بھی بیچدا ہے وہ جا کے چب چب کے نو واپس کر دیندا بھائی نہیں کھادے گا. اور ایڈا نام مراد چبے پکوڑے پھر تل کے فریش کر کے رکھ لیتا ہے, اگلیاں کے بیچ دیتا ہے. ابھی بھی آپ ریلوے کو کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں, ٹرینیں پہ در پہ بند کرتے چلے جا رہے ہیں آپ. سیاپا تو ہمیں پڑا ہوا ہے ریل کے ڈرائیوروں کو. آپ نے تو اپنی میٹرو بات شروع کر لی ہے نا. ہم سے پوچھیں جو کئی مہینوں کے بعد گاڑی چلاتے ہیں, ہم تو ریل گاڑی کے راستے ہی بھول گئے ہوئے ہیں جناب. اور مجھے یہ کچھ دیر پہلے آرڈر ہوا ہے کہ خیبر میں لے کے کراچی سے پشاور جاؤ. اب مجھے راستہ ہی بھول گیا ہوا تھا پشاور کا, کئی مہینے ہو گئے تھے گئے ہوئے پشاور. اور میرے محلے میں میرا ایک دوست ہے, لکڑی کا ٹال ہے اس کا, اجرام خان. اور میں نے کہا اجرام خان یار میرے ساتھ چلو, میری نوکری کا مسئلہ ہے, پشاور کا راستہ میں بھول گیا ہوں. آگے سے مجھے کہتا ہے کہ اسماعیل برادر بھول تو میں بھی گیا ہوا ہوں, چلو کوئی بات نہیں, تم اکیلا کدھر کا چلو گا, میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. لو جی میں نے اس کو ساتھ بٹھا لیا. جنید صاحب آپ یقین کریں گے اور دینے کے پاس جا کے مجھے کہتا ہے کہ اسماعیل ادھر سے دائیں کر لو. اور میں نے کہا دائیں تو ریلوے لائن ہی نہیں ہے, کدھر کر لو دائیں. کہتا ہے یار میرے پہ اعتبار کرو, تم ریلوے لائن پہ اعتبار کر رہے ہو, میں تمہارا دوست ہوں یار, مجھ سے اچھی لائن ہو گئی آج. اور میں نے کہا میرا دوست ہے, میں نے دائیں طرف کر لیا جناب. لو جی جنید صاحب آگے آبادی شروع ہو گئی. جب میں نے بریک لگائی ہے کہ بندے سے میں نے سلام دو لی, وہ مجھے آگے سے کہتا ہے پاپیو کدھر ہو. تو جنید صاحب جب اس نے مجھے پاپیو کہا تو مجھے پتا چلا میرپور پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا جناب خانو تیرا بیڑا تر جائے, یہ تو میرپور ہے, پشاور نہیں ہے. وہ پشاور کدھر ہے, پشاور کدھر ہے. آگے سے مجھے کہتا ہے اسماعیل بھائی پہلے تو پشاور ادھر ہی ہوتا تھا, پتہ نہیں کدھر چلا گیا. میں بھی کافی عرصے کے بعد آیا ہوں, اب پشاور ہے, ظاہر ہے وہ بھی جاندار ہے, ادھر ادھر ہو گیا ہوگا, میں نے تو ادھر ہی چھوڑا تھا پشاور.